कि आप इनके एक बोरे राशन पर और थोड़े बहुत पैसों पर निर्भर रहे। मैं ललितपुर गई, वहां किसान लाइन में खड़ा खड़ा खाद मांगते हुए मर गया। बहनों भाइयों, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आपकी प्रत्याशी करिश्मा जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं जानती हूँ आप काफी समय से इंतजार कर रही हैं। महिलाएं, मुझे शायद अंधेरा हो गया तो दिख नहीं रही है कि कितनी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, दोनों भाई और बहन। और मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा आपने इंतजार किया और मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। देखिए, चुनाव कुछ ही दिनों में है। आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं कि परिस्थितियां क्या है और आपकी समस्याएं क्या है। आपकी समस्याएं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार है, आपकी शिक्षा और सेहत की जो सुविधाएं हैं, ये आपकी समस्याएं हैं। यहाँ कितने नौजवान लोग हैं? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अब बताओ, आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? ये आपका जो शहर है, ये छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेस का शहर है। यहाँ पे एक समय में जो लेदर की इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी थी। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो छोटे छोटे और मध्यम बिजनेस है, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने आप सबने आपने हाथ उठाया, आप हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरी बहनें हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन 5 सालों में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जितने भी छोटे बिजनेस हैं, छोटे दुकानदार हैं, मध्यम बिजनेस हैं, सारे के सारे बहुत ही बुरी संकट में हैं। पहले इस सरकार ने अपनी नीतियों ऐसी नीति बनाई, नोटबंदी। आप सबको क्या कहा? आपको कहा ना कि काला धन वापस आ रहा है। आप बताइए, कोई काला धन आपने देखा? आपको कहा गया कि बड़े बड़े अमीर लोगों को हम लाइन में खड़ा कर रहे हैं। आज कौन लाइन में खड़ा है? सिर्फ और सिर्फ ये सरकारें, भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अमीरों के लिए चलती है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए चलती है। उनके लिए लोन भी माफ, उनके लिए पॉलिसी भी बनती है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कुछ नहीं बन रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने बजट निकाला, बजट में इन्होंने छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं। सिर्फ 2 चीजों के सहारे चल रहे हैं। सबसे पहला, जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, आपके सामने आकर प्रचार कर रहे हैं, धर्म और जाति के आधार पर प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहला उनके लिए यही मुद्दा है। उनको मालूम है कि चुनाव आएगा, आपसे वोट, अपने जज्बातों पे आपसे वोट मांगेंगे, वोट मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। बस 5 सालों में काम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मदद करने की, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जवाबदेह नहीं बनाया है। क्योंकि वो सोचते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मिल जाएगा, नैया पार हो जाएगी, फिर से सरकार बन जाएगी। ये स्थिति है राजनीति की आपके प्रदेश में। दूसरी बात, इन्होंने आपको एक बुरा राशन पकड़ा दिया, महिलाओं को एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े बहुत पैसे आपके खाते में डाल दिए, आपको इन चीजों पर निर्भर बना दिया, आपको रोजगार नहीं देंगे। सुन लीजिए ध्यान, नहीं नारे मत मारिए, सुन लीजिए ध्यान से।
मदद नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनके एक बोरे राशन पर और थोड़े बहुत पैसों पर निर्भर रहें। ये चाहते हैं कि आपका विकास ना हो। यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन विकास नहीं करते। आपको आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे आप सवाल उठाना शुरू करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि आप हमारे मंच पे आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पेट कैसे भरेगा? आज आप पूछ नहीं रहे ये सवाल, और मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सवाल पूछना शुरू करें। यहाँ जितने भी छोटे दुकानदार हैं, पूछें क्या गुनाह किया था आपने कि आप पे नोटबंदी थोपी गई, आप पे जीएसटी थोपी गई, कोरोना और लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुसीबतें आपने झेली, लेकिन आपके लिए कोई आया नहीं मदद करने के लिए। आपकी इतनी रत्ती भर सहायता नहीं हुई, कोई सपोर्ट स्कीम नहीं हुई, आपके लोन माफ नहीं हुए। आप तब भी बिजली के बिल भर रहे थे जब कोरोना का लॉकडाउन था, आपकी कमाई नहीं हो रही थी, स्कूल की फीस आप भर रहे थे, आप बिजली की बिल भर रहे थे। किसी ने कोई छूट दी आपको? क्यों नहीं दी? सुन लीजिए, आप कानपुर के लोग हैं। एक समय में ये शहर दिल्ली से बड़ा होता था, यहाँ बड़े बड़े उद्योग होते थे, रोजगार होते थे। कोई अंबानी अडानी आपके लिए रोजगार नहीं बनाएगा। रोजगार बनाने वाले यही खड़े हैं, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, यही रोजगार बनाते हैं। क्यों मदद नहीं हो रही है इनकी? क्यों रोजगार नहीं बन रहे हैं? ये सरकार लाखों पद खाली छोड़े हैं। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली है। क्यों नहीं भरे? क्या उनको नौजवान नहीं दिख रहे हैं बेरोजगार इस प्रदेश में? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान है। 12 लाख खाली पद है। 5 सालों में मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा की सरकार ने ये पद भरे नहीं। अब चुनाव है, कह रहे हैं हम रोजगार देंगे। अब चुनाव है, कह रहे हैं 1 सिलेंडर नहीं 2 मिलेंगे। अब चुनाव है तो महिलाएं याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि हमने महिलाओं को सशक्त करने की बात की। हमने महिलाओं को कहा आप अपनी शक्ति समझो, अपने बच्चों के लिए आप एक मजबूत भविष्य चाहते हैं ना। आज मैं रोड शो में थी, मैंने देखा एक महिला रो रही है, मैं उसके पास गई। उसकी 19 साल की बच्ची थी, वो इतना रोई कि उसकी आंख सूज गई, आंसू निकल नहीं पा रहे थे। थोड़े समय बाद मुझे लगा बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने मुझे बोला कि 1.5 महीने पहले उनकी बेटी का बलात्कार हुआ है, उनकी बेटी को मार डाला है। कहती है मैं अपनी बेटी को बुला रही हूँ, मैं पुकारती हूँ, मेरी बेटी नहीं आती। मेरी आंखों में भी आंसू भरे, क्योंकि मेरी भी 19 साल की बेटी है, मैं भी माँ हूँ। मैं भी जानती हूँ कि अगर अपनी बेटी के साथ इस तरह से हो तो माँ पे क्या बीतेगी। लेकिन ये अकेली माँ नहीं है जिसपे ये बीत रहा है। मेरी गाड़ी के अंदर एक और माँ बैठी थी जिसके साथ यही हुआ, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी को जलील किया गया। वो चुनाव लड़ रही है, उसकी दूसरी बेटी चुनाव लड़ रही है न्याय के लिए, और वो भी अकेली नहीं है। इस तरह से बार बार मैं इतनी माँओं से मिली हूँ जिनकी बेटियों के साथ ये हो रहा है, और हर माँ मुझे कहती है कि ये सरकार मुझे मदद नहीं कर रही है। दीदी मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे लिए न्याय के लिए लड़ो दीदी। कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। मेरी बेटी को जलील किया जा रहा है, बेटी का बलात्कार किया, बेटी को मार डाला, फिर भी जलील कर रहे हो। ये हालत है प्रदेश की। और कहते हैं कि महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर दे दो। एक गैस के सिलेंडर से क्या होगा? गैस भरने के पैसे नहीं है किसी के पास। महंगाई इतनी कर ली है इन लोगों ने कि लोगों की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। किसान रो रहा है। मैं ललितपुर गई, वहां किसान लाइन में खड़ा खाद बांधते हुए मर गया। उसके घर गई, उसकी विधवा ने मुझे कहा कि मैं क्या करूंगी, मेरी बेटियों का कौन
देखभाल करेगा? कमाने वाला तो चले गया। क्यों खड़ा था उस लाइन में? बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, बहुत दिनों बाद आशा जागी कि इस बार मेरी खेती हो जाएगी। जाके खाद वितरण केंद्र में गया, लाइन में खड़ा हुआ, डर लगा कि मैं लाइन छोड़ दूंगा, घर जाऊंगा खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं फिर मेरी खेती नहीं होगी। क्या हुआ? वहीं पे दम तोड़ दिया। 2-3 दिन खड़े खड़े वहीं पे दम तोड़ दिया, खाद नहीं मिली उसे। किसान ने आंदोलन किया, किसान को कुचला गया। अपनी जीप में मंत्री का बेटा आया, सबके सामने हजारों गवाह हैं, 6 किसानों को कुचल डाला। सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने, जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि आपकी सरकार है, इस सरकार ने आपके लिए क्या किया? मैं बताती हूं क्या किया। मंच पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उसी मंत्री के साथ आज भी खड़े होते हैं। रिहा कर दिया उसको, उसके बेटे को जमानत मिल गई है, रिहा कर दिया उसको। और जिन परिवारों से मैं मिली, जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों को कौन देखेगा? उनको कौन पूछेगा? मैं पूछना चाहती हूं, क्यों सो रहे हो? क्या दे रही है ये सरकार तुमको? निर्भर कर रही है एक बोरे राशन पे, और आप जाग नहीं रहे हो। जागो मेरी बहनों, जागो मेरे भाइयों, जागो यहाँ के नौजवानों, जागो। तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। किसी नेता का धर्म इतना बड़ा नहीं होता कि वो जनता की सेवा ना करे। सबसे बड़ा धर्म यही है हर नेता का। किसी धर्म ने नहीं सिखाया है, किसी धर्म ने नहीं सिखाया कि लोगों का बंटवारा करो। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सब धर्मों ने यही कहा है, सेवा सर्वोपरि है। तो जो आपके सामने धर्म की बात करते हैं, उनसे कहिए पहले सेवा करके दिखाओ, पहले सेवा करके दिखाओ। 5 सालों में क्या किया है हमारे लिए, ये बता के दिखाओ। कुछ नहीं बता पाएंगे बहनों और भाइयों, मुंह बंद हो जाएगा उनका। क्योंकि जब भी आपके सामने आते हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हम फंड ट्रांसफर कर देंगे, कोई कहता है 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपको तो नहीं मिले ना, फिर भी आपने वोट दे दिया, फिर भी आपने भरोसा किया। लेकिन समझ लो कि अगर 5 साल और आपने गवा दिए, तो ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, इनको रोजगार कभी नहीं मिलेगा। ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये सुरक्षित कभी नहीं होंगी। मन बनाइए, ये राजनीति जो है ना, ये आपके लिए होनी चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। जितने भी नेता आकर आपके सामने अपने बढ़ावे की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में सत्ता मिल जाए, खरीद के मिल जाए, पैसे बांट के मिल जाए, वोटों के समय धार्मिक जज्बात उभार के मिल जाए, किसी भी तरह से सत्ता में रहना है। बस यही लक्ष्य है इनका। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी पिछले 3 सालों के लिए आपके लिए लड़ रही है, सड़कों पे लड़ रही है। जहां आप पर मुसीबत आई, हम सब आपके पास पहुंचे, किसानों के पास पहुंचे, बेरोजगारों के पास पहुंचे, महिलाओं के पास पहुंचे, जहां बलात्कार हुआ, जहां कत्ल हुआ, हम पहुंचे। हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी और अपना धर्म समझते हैं। हम समझते हैं कि सेवा ही हमारा धर्म है, कि आपने हमें यहाँ बिठाया है, आप नहीं होते तो हमने की है। अब यही बात भाजपा के नेताओं को समझाओ, यही बात समझाओ, और अपने कानपुर को एक बार फिर सक्षम बनाओ। यहाँ के बिजनेस, यहाँ के छोटे दुकानदार, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं, सबको सक्षम बनाओ, सबका विकास कराओ। यही आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका भविष्य बनाना है, उनका भविष्य इन बातों में मत गवाओ। यही कहने आई हूं मैं आप सबसे। मैं जानती हूं
को समझते हो। आप में बहुत विवेक है। आपने देखा है कि कौन लड़ रहा है आपके लिए। दिन रात हम लड़ रहे हैं। हमारी नीयत आप पहचानते हैं। मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए। कभी नहीं कहते हम इसको, इस बात को कभी नहीं आगे लाते, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रही हूँ, सेवा करते करते शहीद हुए और हर रोज उनको जलील किया जाता है, क्योंकि इनको शहादत के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ खोखली बातें करते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि जब दिल सचमुच इस देश के लिए धड़कता है, उस जज्बात को नहीं समझते हैं। सब खोखला है, सब नाटक है। चुनाव आता है, सब शुरू, चुनाव खत्म होता है, सब गायब। जब चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश का भ्रमण, पंजाब का भ्रमण, गोवा का भ्रमण। चुनाव नहीं होता तो अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, सारे देश का भ्रमण हो गया। यहाँ किसान का बकाया 14,000 करोड़ है। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज है मोदी जी के, 2 हवाई जहाज। इनके उद्योगपति दोस्तों के लिए सारे PSU बेच डाले, और जो नहीं बिके उनकी बेचने की योजना शुरू। क्यों बेचे जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ 2 लोगों को? पूरे देश के बंदरगाह, पूरे देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कें क्या बेचेंगे? कुछ छोड़ा ही नहीं। कहते कांग्रेस ने क्या बनाया? 70 साल से जो भी अगर कांग्रेस ने बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या? उन्हीं पब्लिक सेक्टर यूनिट से, उन्हीं से आपके रोजगार पैदा होते थे। रेलवे से रोजगार, जितने BHEL जितने भी है वो रोजगार बनाते थे। ये स्थिति है। आप समझ लीजिए, पहचान लीजिए कि आपके सामने क्या हो रहा है। अगर आप आज नहीं पहचानेंगे तो आप अपने प्रदेश को 5 साल बर्बादी के कगार पे ले जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, करिश्मा उसकी छोटी बच्ची है। कहाँ है करिश्मा? छोटी बच्ची है, लेकिन दिन रात आपके लिए काम करती है, आपके लिए समर्पित है। ये महिला है, संघर्ष करना जानती है, आपके दर्द को समझती है। ये आपको नहीं छोड़ेगी। चुनाव में इसको जिताओ, कांग्रेस को जिताओ, अपना भविष्य बनाओ। एक ऐसी राजनीति लाओ जो आपके हित में काम करे, जो आपके विकास के लिए काम करे। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है आपने, सबको परख लिया है। 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। बसपा को परखा, भाजपा को परखा, सपा को परखा, क्या मिला आपको? मैं बताती हूँ। यहाँ आई मैं, घंटा घर है यहाँ, उसके पीछे के रास्ते से आई। इतना कचरा मैंने किसी भी शहर में नहीं देखा है। 1 किलोमीटर सिर्फ कचरा ही कचरा। क्या ये है आपका भविष्य? समझ लीजिए, एक उज्जवल भविष्य है। इस प्रदेश में सब कुछ है। खेती है, खाद है, रोजगार, मतलब नौजवान है जो काबिल है, पढ़े लिखे नौजवान है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाएं हैं जो सशक्त है, हुनर है। कहीं पीतल बन रहा है, कहीं लेदर बनता है, कहीं कुछ और बन रहा है। सारा हुनर है, सब कुछ है इस प्रदेश में, बर्बाद हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी समझो, इस प्रदेश को बचाओ, इस प्रदेश को सही रास्ते पे लाओ, विकास के रास्ते पे लाओ। चुनाव में कोई और बात नहीं होनी चाहिए, कोई और बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ विकास की बात, सिर्फ आपको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आपके हित में कैसे काम किया जाएगा, बस यही मांगो हर नेता से। नहीं देगा तो खदेड़ दो उसको। ये शक्ति है तुम में, इस शक्ति को इस्तेमाल करो। यही कहने आई थी मैं। माफ करिए, थोड़ा सा मेरा भी जज्बात उभरा, क्योंकि पूरे दिन मैं कानपुर में हूँ। मैं देख रही हूँ कि कितनी समस्याएं हैं। मेरे पास जो महिला आई, मुझे बहुत दुख हुआ उससे मिलकर, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया है, बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अपने प्रदेश को बदलिए, अपने देश को बदलिए, सही रास्ते पे लाइए, विकास कराइए अपना। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बताया था विषय में। करिश्मा जी ने मुझे अभी बताया कि यहाँ पे 50 बस्तियां हैं जिनमें मालिकाना हक की बात बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है। हम वो हक आपको देना चाहते हैं। हमारे 3 घोषणा पत्र हैं। एक युवाओं के लिए भर्ती विधान है, एक महिलाओं के लिए शक्ति विधान है और एक तीसरा उन्नति विधान। इन तीनों घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि हम किस तरह से विकास करना चाहते हैं। हमें नकारात्मक बातें नहीं करनी है, सकारात्मक बातें करनी है। इसमें जो भर्ती विधान है उसमें हमने नौजवानों को ये समझाया है कि जब हम कहते हैं कि हम 20 लाख रोजगार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। हम चाहते हैं कि आप जाने कहां से आएंगे ये रोजगार, किस तरह से कोई नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, हम उसे 5 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज पर दिलवाएंगे। किस तरह से हम 12 लाख खाली पद भरेंगे, किस तरह से हम 8 लाख नए रोजगार बनवाएंगे, उसमें से 40% महिलाओं को मिलेंगे। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्या क्या करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए कितने प्रतिशत हम, पुलिस में 25% हम भर्तियां महिलाओं की करना चाहते हैं ताकि पुलिस स्टेशन में महिला मिले। आपकी सेहत के लिए हम अलग एक कमरा हर पीएच और हर हॉस्पिटल में जो ब्लॉक स्तर का अस्पताल है उसमें करवाना चाहते हैं, जहां पे आपको महिला डॉक्टर मिले। आपकी शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं। नौजवानों के लिए जो भर्ती की इतनी बड़ी समस्या है, आप इतने इम्तिहान देते हो, बार बार रद्द होते हैं, पेपर लीक होता है, तमाम मुश्किलें आती हैं। ऐसे नौजवान हैं जो 4-5 साल इंतजार करते हैं भर्ती के लिए। हमने कहा है हम एक कैलेंडर बनाएंगे और उसके साथ एक कानून बनाएंगे। उस कैलेंडर में हर भर्ती का जिस दिन इम्तिहान है, जिस दिन रिजल्ट है, जिस दिन आपको भर्ती मिलेगी, 6 महीने से ज्यादा नहीं। और कानून बनाएंगे कि अगर किसी अधिकारी ने इसे रोकने की कोशिश की या इसमें बाधा डाली तो उसका सस्पेंशन होगा। इसी तरह से हम कानून बनाएंगे कि जब महिला पर अत्याचार हो, उसका अगर FIR उसके पक्ष में जो दर्ज करना है वो नहीं किया गया 10 दिनों में तो सस्पेंशन होगा। इस तरह की चीजें हैं हमारे घोषणा पत्र में, क्योंकि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक राजनीति है जो आपके बारे में सोचती है, जो आपका विकास चाहती है और आपके लिए काम करना चाहती है। तो जरूर ऑनलाइन और जहां भी आपको उपलब्ध हो, हमारे कांग्रेस के जितने भी ऑफिस है उसमें से ये घोषणा पत्र लेकर इनको जरूर पढ़िए और समझिए कि कैसी कैसी चीजें आपके लिए हो सकती हैं अगर सही सरकार की नीयत ठीक हो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी। जय